हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप अच्छे होंगे। आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो मैं लेकर के आया हूं, जिसका नाम है साइंस क्लास 8 की बुक का मैं साइंस चैप्टर 1 कंप्लीट कराने जा रहा हूं, और वो भी मात्र 15 मिनट के इस वीडियो में। तो आप बहुत अच्छे से इसको देखें। इसको पूरे वीडियो को देखने के बाद आप फेयर बनाएंगे, लिखेंगे। जितनी भी हेडिंगें हैं सबके बारे में आपको ये लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो आप पहले बुक को पढ़िए, इसके बाद वीडियो को देखिए, या तो फिर वीडियो देखने के बाद आप तुरंत बुक को भी साथ में रखे रहिए। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। किसी बुक में क्रॉप प्रोडक्शन दिया है तो किसी बुक में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर 1 क्लास 8 की बुक अगर आप उठाएंगे साइंस की बुक, तो आपको एक चैप्टर मिलेगा, वो भी फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। किसी किसी बुक में क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट लिखा है, किसी किसी बुक में ओनली क्रॉप प्रोडक्शन है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को, पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं, और आप लोग वीडियो को देखते रहें, कहीं जाइए मत, स्किप ना करें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स होता है फसल उत्पादन, या हम लोग जो फसलें होती हैं उसको अगर हम लोग उत्पादन या उसको पैदावार बढ़ाते हैं या करते हैं जिस विधि से, उस चीज़ को, उस फसल को उत्पादन करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपका है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स होता है कृषि। यहाँ पे हमने लिख दिया है एक कृषि क्या होती है, एग्रीकल्चर। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर? तो सिंपल सी बात है, मेथड ऑफ ग्रोविंग फूड, क्लॉथिंग एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट। जिस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, भोजन को क्या करते हैं, उगाते हैं, और क्लॉथिंग करते हैं, एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट, और भी बहुत सारे, जैसे मेडिसिन आ गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग क्या करते हैं, उसकी एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्रॉप। पहले हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप को, मतलब फसल कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पे आपको मेजरली 2 टाइप के देखे जा सकते हैं, जो कि रबी है और खरीफ है। बाद में एक टाइप और आ गया है जिसका नाम है जायद क्रॉप। इस जायद क्रॉप को आपके बुक में मिलेगा भी, और कुछ लोगों में के बुक में नहीं मिलेगा। तो चलिए, रबी क्रॉप क्या होती है, ये जाड़े में बोई जाने वाली क्रॉप होती है। और खरीफ क्या होती है, बरसात में, ये विंटर सीजन, और ये क्या है, समर, रैनिंग में। तो आप लोगों को मालूम होगा कि इसमें क्या बोई जाती है और इसमें क्या बोई जाती है, ठीक है। और जायद जो होता है वो समर में होता है, जैसे खरबूज, तरबूज, ये सब हो गया, ये जायद की हो गई। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि योग्य करने, अगर हम कृषि कर रहे हैं तो हमको क्या क्या ज़रूरत होती है, क्या क्या हम लोग रिक्वायर हमको होगा। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको क्या चाहिए, खेत चाहिए। जो फील्ड होता है जिसमें आप खेती करेंगे, वो फील्ड चाहिए, जिसको बोलते हैं फार्मिंग एरिया या फील्ड। इसके बाद आपको चाहिए कि गुड फर्टाइल सॉइल, आपकी जो मिट्टी होनी चाहिए वो अच्छी किस्म की होनी चाहिए। इसके बाद आपका है फेंसिंग ऑफ फील्ड। इसके चारों तरफ जो खेत रहेगा, उस खेत के चारों तरफ आपके पास फेंसिंग होगा। फेंसिंग करवाना पड़ेगा आपको, तभी आप खेती कर सकते हैं। तो फेंसिंग मीन्स हो गया कि इसके चारों तरफ 4 दीवारी लगवाइए, या तो फिर कांटे वाले तार से घेर दीजिए। इसके बाद है इरिगेशन सोर्स। इरिगेशन सोर्स मतलब सिंचाई करना, पानी पौधों को डालना। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पौधों को सही समय पे मिल जाए। और नेक्स्ट है फर्टिलाइजर एंड मैनर। उर्वरक और देसी जो खाद होती है उसको डालना, मैनर कहलाता है, गोबर की खाद, इसको बोलते हैं मैनर। अब आगे रिमूवल ऑफ वीड्स। अब रिमूवल ऑफ वीड्स मीन्स होता है जो खरपतवार हैं, जो उसमें फालतू की घासें हैं, उसको निकालने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तभी आप खेती कर पाएंगे। चलिए, ये रहा, ये आपका कितने पॉइंट है, ये 6 पॉइंट आपको हैं, जो कि खेती करने के पहले आपको इतना तय करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए कि अगर आप खेती करना चाहते हैं तो इतना आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आता है फार्मिंग प्रैक्टिस। अब हम लोग यहाँ से करते हैं, खेती शुरू करते हैं। खेती में क्या क्या कैसे कैसे करते हैं वो हम खेती करना शुरू करते हैं। इसको बोलते हैं फार्मिंग, और है प्रैक्टिस, जिसको बोलते हैं खेती को करना।
अब चलिए, तो सबसे फर्स्ट स्टेज जो आता है वो आपका आ गया सॉयल प्रिपरेशन। मृदा की तैयारी कैसे करते हैं, मृदा मीन्स मिट्टी, मिट्टी की कैसे आप तैयारी करोगे उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो मिट्टी की तैयारी कैसे करते हैं, मिट्टी को सबसे पहले जुताई कर देते हैं। दूसरा नंबर है मिट्टी की तैयारी करने के लिए क्या करते हैं, मिट्टी की तैयारी कर लेंगे, फिर प्लाविंग है। प्लाविंग मीन्स होता है जुताई करना। अगर आप जुताई करेंगे तभी तो वो तैयार होगा, मिट्टी लूज करने को विधि को प्लाविंग बोलते हैं। प्लाविंग किसको बोलते हैं, जो मिट्टी होती है उसको लूज करके भुरभुरी बनाना, बिल्कुल फुर्रीदार, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाविंग। इसके बाद आता है लेवलिंग। लेवलिंग मीन्स होता है पाटा चलाना। उस मिट्टी के ऊपर जब लूज हो जाती है तो ऊंच, कहीं कहीं ऊंच हो जाता है, कहीं कहीं जिग जैग स्टाइल का हो जाता है, तो उसको एक लेवलिंग करने के लिए एक पाटा होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर से हिंगा देते हैं, चला देते हैं, इसको बोलते हैं लेवलिंग करना। अगर मिट्टी लेवलिंग करेंगे तभी वो मिट्टी क्या रहेगी, नमी उसकी दबी रहेगी। अब मैनरिंग, उसमें खाद डालना। तो इसमें खाद डालने में सबसे पहले आता है एनपीके और कंपोस्ट। आपको एनपीके डालना है। एनपीके, एन मीन्स होता है नाइट्रोजन, एन मीन्स होता है नाइट्रोजन, और पी मीन्स होता है आपका फास्फोरस, और ये हो गया पोटेशियम। पोटेशियम मतलब के, ये हो गया पोटेशियम। कंपोस्ट में आप देसी खाद का यूज कर सकते हैं। देसी खाद का मतलब जैसे आप गोबर की खाद का यूज कर सकते हैं, जो बैल और गाय से निकले हुए गोबर होते हैं उसका कर सकते हैं। एक जैविक होता है, जैविक आप बना सकते हैं। कंपोस्ट को बनाया जाता है गड्ढा करके, उसमें खादों को डाल करके ढक दिया जाता है। 4-5 महीने बाद इसको निकाल करके खेतों में डाल सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा है अगला सोविंग सीड, बीजों की बुआई करना। तो बीजों को कैसे बोएंगे वो आप लोगों को कुछ विधियां हैं जिसके द्वारा हम लोग बीजों को बो सकते हैं। सबसे पहला है ब्रॉडकास्टिंग मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं छिड़काव विधि। अगर हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड से बीजों की बुआई करेंगे, सोविंग सीड करेंगे, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले ग्रेन्स को ले करके अपने हाथों में और उसको वैसे ही छिड़क देना पड़ता है। इसके बाद है सीड ड्रिल, खुदाई विधि। जैसे आप ज़मीन को खोदे, मिट्टी को खोद करके उसमें बीज डाले और ऐसे बीज डाले और उसको ढक दिए। जैसे इसमें ये मान के चलिए कि लहसुन वहसुन बोया जाता है, जैसे इस विधि से। अभी तो बहुत सारी चीज़ें सब्जियां जितनी भी होती हैं सब खुदाई करके ही डाल करके उसको ढक दिया जाता है। उसके बाद आता है ट्रांसप्लांटेशन। अब अगला आ गया रोपाई करना। एक बार पौधे को लगाना, फिर दोबारा उस पौधे को उखाड़ करके फिर से लगाना, ये कहलाता है रोपाई करना। तो रोपाई करने में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पौधे को लगाते हैं, फिर उसको वहाँ से उखाड़ करके दूसरी जगह रोप देते हैं। जैसे धान की खेती जो होती है वो ट्रांसप्लांटेशन विधि द्वारा ही होती है। अगला आ गया इरिगेशन। इरिगेशन में क्या करते हैं, सिंचाई भी बहुत सारे तरीके से दिया जाता है। पहला है फारो इरिगेशन। फारो इरिगेशन मतलब नाली बना करके उसमें फार की तरह ऐसे ऐसे डाल करके इसमें पानी ऐसे डाला जाता है और इस पे पौधे रहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फारो इरिगेशन। अगला है बेसिन इरिगेशन। बेसिन मीन्स होता है बेस या भराव विधि। पूरे जो फील्ड रहता है, पूरा फील्ड जो रहेगा उस पूरे फील्ड में पानी डाल देते हैं, पूरा डूब जाता है सब कुछ। जिस प्रकार से धान की खेती में हम लोग पूरे फील्ड को डुबो देते हैं। इसके बाद आ गया स्प्रिंकलर इरिगेशन। ये फव्वारा देता है, ये ऐसे 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 सब पौधे रहेंगे, बीच में ऐसे जाया गया पाइप रहता है, यही फव्वारा देता है ऐसे से, और पानी सभी पौधों को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है वीडिंग या खरपतवार निकालना। तो खरपतवार निकालने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे अब दवाइयाँ आ गई हैं जिसको हम लोगों को यूज करके खरपतवारों को नष्ट कर देते हैं। खरपतवारों में सबसे छोटे छोटे ग्रास होती हैं, स्मॉल ग्रासेस। एक होता है अमेरैंथस जिसको बोलते हैं चौली। एक होता है चेनोपोडियम मीन्स होता है बथुआ, जो ये मुख्य घास है, इसके नाम को सब लोग जानते ही होंगे। एंड दूब ग्रास को भी जानते हैं। इसके बाद है इसको निकालने के लिए रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, वीडीसाइड का यूज करते हैं, लाइक 2,4-D और है आइसोपोर्ट्रम और है सीमाजीन और ETC, और भी बहुत सारे आपको दुकान पे मिल जाएंगे जिससे कि
खरपतवार नष्ट हो जाएंगे, उसको हम लोग क्या करते हैं, छिड़क देते हैं उनके ऊपर। अगला नेक्स्ट है क्रॉप प्रोटेक्शन, फसलों की सुरक्षा करना। तो फसलों की सुरक्षा कैसे करेंगे? अगर फसल फील्ड में है तो पहली बात किसके चारों तरफ फेंसिंग कर देना, जिससे कि अलग जानवर ना आए। दूसरी बात, इसके अंदर स्क्वायर क्रो डालना, जैसे को बोलते हैं बीजुका, ऐसे, ताकि ये पौधों और सब चीज़ों से बचाए। ऐसे खड़ा रहता है, ये सब लोग बनाते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर क्रो। इसके बाद क्या आता है, अगर इन दोनों से भी फसलें बर्बाद हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, तो इसका मतलब इसमें कीट लग गए हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट लग गए हैं। तो इंसेक्ट को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे है DDT का छिड़काव करते हैं, मैलाथियन का छिड़काव करते हैं, ये सब पेस्टिसाइड बोलते हैं, इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है। अगला है हार्वेस्टिंग करना। हार्वेस्टिंग का मतलब हो गया, ये नहीं रहेगा, कटाई करना, हार्वेस्टिंग। तो इसमें एक हंसिया आती है, ऐसे करके, ऐसे उसी से हम लोग काटते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, ऐसे करके रहती है, इसी से हार्वेस्ट करते हैं फसलों को। जब हार्वेस्ट हो जाएगा, पूरी तरह से फसल कट जाएगी, तब हम लोग क्या करेंगे, थ्रेसिंग करेंगे। थ्रेसिंग मीन्स होता है मड़ाई करना। अगर हम लोग मड़ाई मीन्स हो गया कि इसमें थ्रेसर सबसे मुख्य योगदान देता है। थ्रेसर को लेकर के हम लोग मड़ाई कर लेते हैं। जब मड़ाई हो जाएगा तो कुछ ग्रेन जो होते हैं वो चाप के साथ रहते हैं, तो उस विधि को, जिससे कि ग्रेन और चाप दोनों अलग अलग हो जाएं। चाप मीन्स हो गया भूसा। अगर ग्रेन और चाप दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, विनोइंग। इस विधि को बोलते हैं विनोइंग। विनोइंग मीन्स होता है ओसाना। ओसाएंगे तो ऑलरेडी क्या निकल जाएगा, दाने अलग निकल जाएंगे और अपना वो अलग निकल जाएगा। इसके बाद लास्ट हेडिंग है यहाँ पे स्टोरेज। स्टोरेज कैसे करेंगे? तो स्टोरेज करने का बहुत सारा तरीका है, और कुछ मेडिसिन भी लगा करके हम लोग स्टोर कर लेते हैं। तो तरीकों में सबसे पहला तरीका है बफर विधि। बफर स्टॉक, एक बहुत बड़ा सा ऐसे ड्रम रहता है, उसको बफर बोलते हैं, और इसी में गाय को डाल करके इसको ढक देते हैं पूरी अच्छे तरह से, और इसमें हवा नहीं जाती है, ये हवा से प्रोटेक्ट करी रहती है, ताकि सूखी हुई जो सूखे हुए बीज होते हैं वो जाएंगे अंदर और पूरी तरह से क्या करेंगे, ड्राई ही रहेंगे। हवा अगर जाएगी तो वो नम हो जाएंगे, मॉइस्चर में आ जाएंगे, और जिसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ख़राब होने लगेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें ये सब आपके बुक में है, सब आप लोग बुक में पढ़ेंगे, सब कुछ मिल जाएगा, और मेरा काम है समझाना, मैं समझा दिया हूँ। चलिए इसके बाद आता है कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट है क्रॉप इम्प्रूवमेंट, मतलब फसलों के उत्पादन में वृद्धि क्यों जरूरी है। क्रॉप इम्प्रूवमेंट क्यों जरूरी है? तो इसका सबसे सिंपल थी, जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और हमारे जो लैंड फार्मिंग है वो कम होते जा रहे हैं। तो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आ जा रही है भोजन की। अगर भोजन ही नहीं रहेगा तो आदमी खाएगा क्या? इसकी वजह से हमको इस क्रॉप के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ध्यान देंगे तभी क्या होगा कि हम लोग रह पाएंगे, क्योंकि हमारा भोजन ही नहीं रहेगा तो हम क्या खाएंगे। इसलिए सबसे पहले इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल की गुणवत्ता को जांचें। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन करें, सीडों का हाइब्रिडाइजेशन, जिससे ये बहुत अधिक पैदावार हो। इसके बाद आगे क्रॉप रोटेशन। क्रॉप मतलब एक फसल अगर एक फील्ड में उगा रहे हैं तो दूसरी बार उसमें दूसरा कोई फसल उगाएं, एक फसल के बाद एक, जिसको बोलते हैं फसल चक्र। क्या बोलते हैं? फसल चक्र। अगला है मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग मीन्स हो गया, अगर कोई उसमें फसल है तो एक दूसरी फसल भी उसमें उगाई जा सके, जिससे कि एक ही समय में दो फसलों को पैदावार किया जा सके, जिससे कि हमारे उपज में वृद्धि हो। अगला है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं हरित क्रांति। ये स्टार्ट हुआ था 1967 से 1978 तक, और इसके डॉक्टर MS स्वामीनाथन एंड BP पाल इसके फाउंडर थे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ
ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हरित क्रांति के फादर, पिता के रूप में किसे बोला जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को बोला जाता है। अगला है नेक्स्ट, इट इज़ रिजल्ट। और जब ये हुआ था तो यहाँ पे ये रिजल्ट इतना दे दिया कि उस समय जैसे 1967 टू 1978 के बीच में 132 मिलियन टन्स पैदावार हुआ था गेहूं का। अच्छा, हरित क्रांति किस फसल से रिलेट करता है? तो ये वीट ही बोलिएगा, गेहूं से संबंधित है ये और किसी से नहीं। इसके बाद है आपका नाइट्रोजन साइकिल, जिसमें नाइट्रोजन चक्रण करता है। इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन है, एसिमिलेशन है, अमोनिफिकेशन है और नाइट्रिफिकेशन है और डीनाइट्रिफिकेशन है। तो डीनाइट्रिफिकेशन क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया आपका। इसके बाद दिया गया फिक्सेशन। तो इसमें एक नाइट्रोजन फिक्सेशन, किसी पौधे में अगर हम दलहनी फसलों को उगाएं, पल्सेज उगाएं, क्या करें? पल्सेज, तो उसमें राइबोजियम नामक बैक्टीरिया आता है जो कि क्या करता है? जड़ों में वातावरण से मतलब एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है। क्या एब्जॉर्ब करता है? नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। नाइट्रोजन को इसमें एब्जॉर्ब करेगा वो दलहनी फसलों में, इसमें एब्जॉर्ब करता है राइबोजियम, राइजोबियम क्या करता है? इसमें ले लेता है। इसके बाद आ गया नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? अमोनिया जो होता है, ये अमोनिया कन्वर्ट होती है नाइट्रोजन में। इसमें क्या होता है? मोस्ट कॉमन नाइट्रोजन यूज बाय प्लांट। नाइट्रेट जो होता है वो कंज्यूम करता है पौधा। और डीनाइट्रिफिकेशन, जब अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की उपलब्धता हो जाती है अधिक मात्रा में, तो ये क्रिया होती है, ये प्रोसेस होती है, इसको हम लोग होते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये रहा आज का चैप्टर और इस तरह से पूरे चैप्टर को हमने कर दिया है ख़त्म मात्र 15 मिनट में। तो आप सभी लोग इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं आप उन टॉपिकों को याद कर लें और एक बार दोबारा देख लें वीडियो को, तिबारा देख लें। वीडियो देखने से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको समझा दिया गया सब कुछ। यहाँ पे अब आते हैं, आपका सब कुछ हो गया है। क्रॉप प्रोटेक्शन भी हो गया, हार्वेस्टिंग भी हो गया और थ्रेसिंग भी हो गया, विनोइंग भी हो गया, स्टोरेज भी हो गया और यहाँ पे है वीडिंग और यहाँ पे है इरीगेशन, यहाँ पे है सोविंग सीड। इसके बाद सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। यहाँ पे क्रॉप प्रोटेक्शन, यहाँ पे आ गया एग्रीकल्चर। चलिए हम क्वेश्चन आपको करा देंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग कंटिन्यू बने रहें और इसका फेयर बना करके कंप्लीट करें ताकि आप अपने कोचिंग पे भी दिखा सकें। चलिए तो धन्यवाद बच्चों। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें और बताएं। कोई अगर आपको क्वेश्चन हो, आपके माइंड में चल रहा हो कोई क्वेश्चन, तो उसको बताएं जिससे कि हम भी आपके क्वेश्चन को समझ सकें। और ये आप जो पढ़ाई कर रहे हैं साइंस की बुक को लेकर के नहीं समझ में आता है तो एक बार वीडियो को और देख लें और बुक ले करके तभी वीडियो को देखें। वीडियो देखने के बाद बुक पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद, शुभ दिन।